अयोध्या में रामलला के बाद अब सीएम योगी मिशन मथुरा पर जुट गए हैं। मथुरा पहुंचकर योगी ने 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत की। पूरी मथुरा नगरी में जन्माष्टमी की धूम है। पूरा शहर कृष्ण की भक्ति में लीन है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की धुन पर कृष्ण और राधा की लीलाओं के साथ लोग निकले। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलून उड़ाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मथुरा को कई सौगात दी और आदित्यनाथ प्रेक्षागृह से 19 करोड़ की लागत से बने पांचजन्य प्रेक्षागृह का उद्घाटन, 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण, कुल मिलाकर करीब 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इसके साथ ही रंगनाथ मंदिर से बड़े बगीचा तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले कार्य का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने बरसाना में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी। यूपी का तीसरा और पश्चिमी यूपी में पहला रोपवे शुरू हुआ, जिससे चित्रकूट और विंध्याचल के बाद अब बरसाना में श्रद्धालु उड़न खटोले का आनंद ले सकेंगे। उन्हें अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी, सीधे रोपवे की मदद से दर्शन होंगे। कल पूरे देश में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसके लिए लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके के लिए विशेष आदेश जारी किया। इस दौरान पूरे देश में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिली। रामनगरी अयोध्या के बाजार भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों और सजावट के सामानों से सजे हैं। बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त खरीदारी करते दिखे। भगवान का झूला और सब भगवान के बारे में उन्हीं के सामान लेना चाहते हैं। इस बार की जन्माष्टमी में हम लोग बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने जन्माष्टमी पर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक यूपी के सभी जिलों के पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 2 दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में जीत को लेकर तैयारी तेज कर चुकी है। और लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के एसपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए जोर शोर से जुटने के निर्देश दिए गए। इस बीच सूत्रों से खबर है कि मिल्कीपुर और कटेहरी सीट के उम्मीदवार भी एसपी ने तय कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने की चर्चा है, जबकि कटेहरी सीट पर एसपी सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। अरे भाई, आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज्यादा आए थे, और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है, और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। सांसद जी के बेटे अजीत प्रसाद लगभग फाइनल हो चुका, सिर्फ मोहर लगना बाकी है बस। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायक सांसद बने थे, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई और पार्टी का पूरा फोकस फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज है। अब इस मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। और ओवैसी ने भारत बंद के दौरान पुलिस पर हमले के आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान पर बुलडोजर एक्शन को गलत बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक ही कौम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। वहीं इससे पहले बाबा बागेश्वर ने एमपी में बुलडोजर कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों पर ऐसी कार्रवाई जरूरी है। कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। दरअसल भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली पर पथराव हुआ था, जिसके मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड के आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ गईं। महिला डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय रॉय का आज जेल के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसके लिए सीबीआई की टीम प्रेसिडेंसी जेल पहुंची और दोपहर करीब 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रेप कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई के अधिकारी प्रेसिडेंसी जेल से निकल गए। हालांकि पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों के हाथ क्या जानकारी लगी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है।
हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय लगातार अपने बयान बदल रहा है। हिरासत में रहते हुए इसने अलग अलग जानकारी देकर सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की और इसीलिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी हो गया था, जिसे आज पूरा कर लिया गया। उधर महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध माफी के लायक नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल के अंदर हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को पाप बताया और कहा कि एक एक का हिसाब किया जाएगा। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के साथ घिनौना काम करने वालों को संरक्षण न दिया जाए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई। एक दिन पहले ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी और सीबीआई की कई टीमें संदीप घोष के 15 ठिकानों पर पहुंची। कोलकाता में संदीप घोष के घर पर सुबह 7 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से सीबीआई के अधिकारियों को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। क्योंकि अंदर से संदीप घोष वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। 8 बजे के बाद संदीप घोष आए और वो खुद दरवाजा खोले, जिसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर के अंदर घुसी और छापेमारी शुरू कर दी। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी कई घंटे तक घर के अंदर छापेमारी करते रहे। फोर्स से पूरा ये जो एरिया है, ये घर है, घेर के रखा गया है। सिर्फ संदीप घोष का ही घर नहीं, उसके अलावा और भी 14 जगह पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, जिसमें कई सारे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का स्कैम से जुड़े हुए बिजनेसमैन भी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में 15 ठिकानों पर छापे मारे और इस दौरान सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट ने मरीजों के प्रबंधन और देखभाल के लिए ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और ऑफिसों की तलाशी ली। सीबीआई की एक टीम डॉक्टर संदीप घोष के घर पर पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवशीष सोम के घर गई और वहां भी छापा मारा। चूंकि अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवशीष सोम का नाम लिया, इसलिए सीबीआई की एक टीम लाव लश्कर के साथ देवशीष सोम के घर पहुंच गई और छापा मारकर सबूत जुटाए। तीसरी टीम हावड़ा में विप्लव सिंह नाम के एक शख्स के घर गई। वहीं सीबीआई की एक और टीम ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ के घर पर भी छापा मारा। बताया जा रहा है कि 15 ठिकानों पर छापेमारी करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई ने तमाम सबूत जुटाए हैं, जिसका सीबीआई जल्द ही खुलासा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक सरकारी स्कूल एक मुस्लिम टीचर के फरमान से चर्चा में है। टीचर ने हिंदू बच्चों को तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। ये बिजनौर के भनेड़ा गांव के उच्च माध्यमिक स्कूल का मामला है, जहां एक मुस्लिम टीचर ने हिंदू छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल टीचर उनके टीके को मिटा देती हैं, जबकि मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए ले जाती हैं। जब हमने नुकिया तो मुसलमान बच्चे टोपी ओढ़ने जो आ रहा है, उन्होंने नुकिया था, ऐसे में टोपी तो मैं कुछ दुख दे रही है। बच्चों के आरोपों को स्कूल के प्रिंसिपल ने भी माना और कार्रवाई की बात कही। इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और विद्यालय का निरीक्षण कर जांच का आदेश दिया। मुस्लिम टीचर है तनवीर है, वो बच्चों को तिलक लगाने से मना किया। यूपी के अमेठी से रेप की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो समुदाय विशेष के एक शख्स ने कई बार उसके साथ रेप किया।
इतना ही नहीं, आजाद नाम के एक शख्स ने धर्म परिवर्तन न करने पर महिला के साथ मारपीट भी की। जब युवती बहाना बनाकर आरोपी आजाद की चंगुल से छूटी तो उसने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आजाद, मुंशीर रजा, मंसूर, अब्दुल मजीद समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी आरोपी अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आजाद उसे बहला फुसलाकर अपने साथियों की मदद से भगा ले गया था और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और जब उसने धर्म नहीं बदला तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। प्राइवेट स्कूल के एक टीचर ने साथ पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षक का ही धर्मांतरण करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक महिला टीचर को नमाज पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देने लगा। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला टीचर के पति ने 23 अगस्त को थाना कविनगर में शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। महिला शिक्षक के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर फैजल खान को गोविंदपुरम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी फैजल खान ने बताया कि उसने महिला को चोरी चुपके रोजा रखना, कुरान पढ़ना और चैटिंग में कुरान की आयतों के बारे में लिखकर बताया। ऑनलाइन फोन करके उसे नमाज पढ़ना सिखाया और बहला फुसला कर उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा। आरोपी फैजल खान ने ये भी बताया कि जिस स्कूल में महिला शिक्षक पढ़ाती है उसी स्कूल में वो कंप्यूटर पढ़ाने का काम करता है और इसी दौरान दोनों संपर्क में आए थे। जिसके बाद महिला शिक्षक को बहलाने फुसलाने के लिए फैजल खान ने प्लान के तहत साजिश रची। सबसे पहले उसने महिला शिक्षक को एक मोबाइल गिफ्ट किया और फिर उसे किसी अच्छे स्कूल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू महिला शिक्षक पूरी तरह फैजल खान के जाल में फंस गई और फैजल खान के कहने पर ही उसने नमाज पढ़ना, कुरान की आयतें पढ़ना और इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके पहनावे में भी बदलाव आने लगा। फरवरी के बाद में हमने देखा कि मिसेज ने सब श्रृंगार वगैरह बंद कर दिया था। वो केवल बिल्कुल परिवार से डिटैच हो गई थी, अपने घर परिवार वो चुप बैठी रहती थी और वो केवल 2 सूट पहनती थी, एक आज एक कल, बाकी मांग भरना, बिंदी लगाना सब बंद कर दिया था। महिला शिक्षक के पति की शिकायत के बाद फैजल खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। महिला का धर्मांतरण कराने का उसका प्लान फेल हो चुका है। एक तरह से उसका पूरा धर्म परिवर्तन कर दिया उसने और उसको सारे मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज सारी चीजें अपनाने लगी थी। उसके प्रभाव में आकर उसको प्रलोभन दिया था कि उसको गुजरात के एक स्कूल में नौकरी दिलवा देगा, उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, इसमें अभियोग दर्ज किया गया है। महिला के पति ने सबूत के तौर पर अपनी पत्नी के मोबाइल की चैट पुलिस को सौंप दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। लखनऊ में जोमैटो डिलीवरी बॉय से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मारपीट करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों ने रक्षाबंधन के दिन डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। पीड़ित के हाथ, पैर और छाती पर चोट के गहरे निशान दिखाई दिए। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने बताया कि रक्षाबंधन की रात को वो खाना डिलीवर करने गया था। तभी वहां मौजूद 4 लोगों ने उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अपना नाम मोहम्मद असलम बताया तो आरोपियों ने उसके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी और बुरी तरह पीटा। मुसलमान होने के नाते वो मुझे मतलब और उग्र होने लगे। उसके बाद घर के अंदर बिठाया और शराब का जो बॉटल मतलब गिलास था वो मेरे ऊपर फेंका। मोहम्मद असलम अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसकी मांग है कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। डिलीवरी देने वाले युवक के लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि असलम ने बताया कि आरोपियों ने बंधक बनाकर उससे उसका आधार नंबर, पैन नंबर और घर का एड्रेस ले लिया और इसीलिए अब उसे डर भी सता रहा है। जोमैटो डिलीवरी बॉय आलम को डर है कि आरोपी उस पर दोबारा हमला न कर दें। न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहस के बीच केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जिसके दायरे में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी आएंगे। आने वाले वक्त में राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले को यू टर्न करार दिया। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। 2004 में एनडीए सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की थी
और अब 20 साल बाद एनपीएस के साथ यूपीएस का विकल्प भी दे दिया, जिसके तहत रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा और इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है तो प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। सरकार का योगदान अब यूपीएस के तहत 18.5% किया जाएगा। जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा।